गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग पार्ट 8 करेंगे। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज कर रहे थे उसका, है ना। 10 दिन हो गए, 10 दिन से ये वाली वीडियोस नहीं आई थी इस वाले सेगमेंट की। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा मेरा जो शेड्यूल है वो बिजी रहेगा 22 से लेके 31 तक, और फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा फीवर हो गया था, उसकी वजह से मैं ये वाली सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, है ना। बाकी कुछ 2-3 मिनट की वीडियो जो है लगातार वो तो आपको मिल ही रही थी, बट अगेन हम लोग 10 डेज बचे हुए हैं तो पीडीएफ के साथ देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं 71st पीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, तो एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। मैंने एक एक तरीके से प्लेलिस्ट बना लिया। जो भी न्यू बच्चे हैं वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है, ये 7 वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। इन 7 वीडियोस को देखेंगे और ये 8वां लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज का। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला है, which state was declared fully literate on June 23, 2025 under the उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम। 23 जून 2025 को किस राज्य को उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया? फुल्ली लिटरेट स्टेट, कौन से स्टेट को घोषित किया गया है 23 तारीख को? तो किया गया है त्रिपुरा को। ये आप ध्यान रखिएगा, किसको किया गया था? त्रिपुरा को किया गया था फुल्ली लिटरेट। ठीक है, पूरी तरीके से फुली लिटरेट किसको किया गया है? त्रिपुरा को किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट 2 स्टेट और हैं, गोवा और मिजोरम, इनको भी फुली लिटरेट घोषित कर दिया जा चुका है इससे पहले ही। किसको? गोवा और मिजोरम को पहले ही घोषित किया जा चुका है। तो अभी तक 3 फुली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास स्कीम याद रहेगा कौन कौन से हैं? गोवा है, मिजोरम है एंड त्रिपुरम है। ठीक है, गोवा, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो उल्लास स्कीम के अंदर में जो 3 फुली लिटरेट स्टेट है कौन कौन से हैं? त्रिपुरा याद रहेगा, सेकंड मिजोरम, और थर्ड कौन सा है? गोवा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 3 स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, फुली लिटरेट स्टेट, है ना। त्रिपुरा की लोकेशन पता है, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है। गोवा की लोकेशन आपको पता है एंड मिजोरम की लोकेशन भी आपको पता है, यहाँ पे ये भी बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही म्यांमार से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है कौन? मिजोरम। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगली चीज ध्यान रखिए कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके बीपीएससी में, क्योंकि बीपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है। सीधा बात बोलो तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। गोवा के जो सीएम है उनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत है। क्या नाम है? प्रमोद सावंत। त्रिपुरा मनिक साहा, और मिजोरम की लालडोमा। लालडोमा से याद रखिएगा मिजोरम, त्रिपुरा के मनिक साहा हैं और गोवा के हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, तो याद रहेगा उल्लास स्कीम के अंदर 3 जो लिटरेट स्टेट है कौन कौन से? फुली लिटरेट, गोवा, त्रिपुरा एंड मिजोरम है, ये आपको ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 वाज प्रोक्लेम्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित की गई थी? तो आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद के तहत घोषित की जाती है? अनुच्छेद 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत घोषित किया जाता है नेशनल इमरजेंसी। ये आपको ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1975 में भी आर्टिकल 352 के तहत ही नेशनल इमरजेंसी घोषित करी गई थी, ये चीज आपको पता है। आर्टिकल 352 के तहत क्या लगता है? नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है आपका? प्रेसिडेंट रूल, मतलब स्टेट इमरजेंसी। और आर्टिकल 360 के तहत होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इमरजेंसी 3 टाइप की, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 की तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाया अभी तक? तो अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा था। ठीक है, 1991, 1992 के तहत के टाइम भी हमारे ऊपर फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल कई बार कई सारे स्टेट में लगाया जा चुका है, और आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 बार वॉर के टाइम पे, और एक बार इंटरनल क्योस हो गया था हमारे कंट्री में, एक तरीके से इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, तो उस टाइम भी लगा दिया गया था नेशनल इमरजेंसी। और 2 बार लगा था वॉर के टाइम पे, एक चाइना के साथ युद्ध था 1962 में, और 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के टाइम पे भी लगा था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। कब कब? 1962 में, 1971 में, और फिर लगा कब? और फिर लगा 1975 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं नेशनल इमरजेंसी लगाने के, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। कब कब नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है? जब वॉर हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान के साथ अगर हमारा युद्ध हो जाए, जैसे अभी हमारा युद्ध नहीं चल रहा था, अभी कन्फ्लिक्ट था, है ना, इस केस में भी इमरजेंसी लगा सकती थी, बट प्रेसिडेंट ने लगाया नहीं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, अभी युद्ध नहीं था,
कंफ्लिक्ट था, जो भी हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो वॉर के टाइम पे जब वॉर हो जाए, वॉर घोषित हो जाए, तो उस टाइम तो नेशनल इमरजेंसी लगी जाएगी। एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए, जैसे कि आसपास की, जैसे चाइना जो है हम पे एकदम से अटैक कर दे या पाकिस्तान जो अटैक कर दे, तो उस केस में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और मोस्ट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्म्ड रिबेलियन के टाइम पे। आर्म्ड रिबेलियन मतलब हमारे देश के लोग ही हथियार जब उठा लें, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोग या पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जब हथियार उठा ले हमारे देश के खिलाफ ही, या सोचे कि गवर्नमेंट को हम लोग क्या करेंगे, उठा के फेंक देंगे, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, आर्म्ड रिबेलियन है ना। अब देखो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इसके नाम पे क्या लगा दिया गया था, इसके नाम पे इमरजेंसी लगा दिया गया था 1975 में। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया और इसकी जगह क्या कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, है ना। मतलब सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि जब लोग हथियार उठाएंगे तभी आपको इमरजेंसी लगानी है। ऐसा नहीं कि लोग बहुत सारे मात्रा में प्रदर्शन करने लगे तो उस केस में भी आप इमरजेंसी लगा दो, है ना, वैसा आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, जब आर्म्ड रिबेलियन वाली सिचुएशन बनेगी तभी आपको क्या करना है, तभी आपको इमरजेंसी लगानी है। ये लिखा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, है ना। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से था, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। बट इंटरनल डिस्टर्बेंस तो बहुत वेग टर्म है ना, कुछ भी कोई बोल के इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है और इमरजेंसी लगा सकता है, तो इसको हटा के 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अभी 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं किसके, इमरजेंसी के। 50 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। 1975 में लगाया गया था। देखो कब लगाया गया था, 25 जून 1975 को, डेट याद रखनी है, 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977। कब तक, 25 से 21, से आपको ध्यान रखना है, जून से मार्च, जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक, कितने महीने, टोटल 21 महीने के आसपास इमरजेंसी लगाई गई थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। किस वजह से लगाई गई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस का कारण बता के लगाई गई थी। इसी टर्म को हटा के क्या कर दिया गया था, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट में इसे हटा दिया गया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे 1978 में। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, उस टाइम प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था, फखरुद्दीन अली अहमद था। जब हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं, इमरजेंसी लगी थी, तब आपको ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगी थी, है ना। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पीसफुल टाइम में पहली बार इमरजेंसी कब लगी, पीसफुल टाइम में नेशनल इमरजेंसी कब लगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि 1962 में लगी थी, तो उस टाइम तो वॉर चल रहा था। 1971 में लगी थी, तो उस टाइम भी पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था। तो पीसफुल टाइम कब था, 1975 में पहली बार पीसफुल टाइम में क्या हुआ था, इमरजेंसी लगा दी थी, है ना। क्योंकि हमारे ऊपर किसी ने वॉर तो छेड़ा नहीं था। इंदिरा गांधी जी को लगा कि कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो उस वजह पे ही उन्होंने क्या कर दिया, इमरजेंसी लगा दी, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस है इमरजेंसी से क्वेश्चन आ जाए। तो इमरजेंसी का टॉपिक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि जून 25 को संविधान हत्या दिवस भी घोषित किया गया है। क्योंकि आपको पता है राहुल गांधी जी कहते हैं कि यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर दी मोदी जी ने, तो मोदी जी ने भी एक चाल चला। उन्होंने क्या कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस ही घोषित कर देते हैं, क्योंकि इसी दिन तो इंदिरा गांधी जी जो कि कांग्रेस की थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है। तो 25 जून 1975 को लगाई थी, इसलिए 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस हम लोग हर साल मनाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सारे क्वेश्चंस आई थिंक आपको क्लियर हो चुके होंगे इमरजेंसी से रिलेटेड। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो तीनों टाइप की इमरजेंसी भी समझ में आ गई थी। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी थी। पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगाया जा सकता था, बट अब हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया कब, 1978 में, है ना, 1978 में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 हैज बीन रीनेम्ड एज। 2025 का वक्फ संशोधन अधिनियम का नया नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है उम्मीद एक्ट, है ना। वक्फ एक्ट को क्या कर दिया गया है, उम्मीद एक्ट किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो वक्फ प्रॉपर्टी आपको पता है वो प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे मुस्लिम भाई बहन ही हैं, वो समाज के नाम कर देते हैं, अपने रिलीजन के नाम कर देते हैं, समाज नहीं बोलेंगे, अपने रिलीजन के नाम कर देते हैं कि भाई अब आप लोग इसकी देखरेख करो और हमारा इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। बट जो पहले जो वक्फ का जो कानून था वो बहुत ज्यादा अजीब सा था। उसमें जो बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम थे उनकी भी जमीन ले ली जा रही थी, है ना। प्लस उसमें महिलाओं का भी एक तरीके से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो इस बार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2025 के तहत, उनको महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है, वो भी इस बोर्ड में बैठ सकती हैं। तो इसका नाम उम्मीद एक्ट कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का नाम क्या कर दिया गया है, उम्मीद अधिनियम कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन अप्रैल 2025 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड विच न्यू राइट। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाकर किस नए अधिकार को शामिल किया? तो किसको किया? राइट टू डिजिटल एक्सेस किया। किसको किया? डिजिटल एक्सेस के अधिकार को अब आर्टिकल 21 के अंदर बता दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू डिजिटल एक्सेस क्या है, इसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो न्यूज में भी आ रखा था, अभी 2025 की घटना है तो ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके, है ना। अब देखो ये आएगा पॉलिटी से, आपको लगेगा कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, बट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि यार हम लोग जब कोर्सेज को करते हैं, जब हम लोग सिलेबस को करते हैं तो 70 मार्क्स का ध्यान रख के करते हैं कि 70 मार्क्स तो हमें लाने ही लाने हैं। ठीक है, अब किस तरीके से सिर्फ करंट अफेयर से मैं बताता हूं 70 मार्क्स लाने, है ना। अब देखो आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, है ना। अब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, अच्छी लाइफ के लिए, लिबर्टी के साथ अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत सारे राइट्स हैं जो कि जरूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, जैसे कि राइट टू फ्री लीगल एड होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, बहुत सारे राइट्स आप देख सकते हो। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट अगेंस्ट बार फाइटर्स, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ये सारे राइट्स दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 21, है ना। तो ये बहुत सारे राइट्स मिला के आर्टिकल 21 बनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, आपकी रेपुटेशन में होनी चाहिए तभी तो आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। राइट टू अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। राइट टू फैमिली पेंशन, ये सारी चीजें मिला के क्या बनती है? आपकी आर्टिकल 21 बनता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21। अभी जो बहुत सारे राइट्स हैं, इसमें एक और राइट ऐड कर दिया गया है। उस राइट का नाम क्या है? उस राइट का नाम है राइट टू डिजिटल एक्सेस। अब राइट टू डिजिटल एक्सेस क्या है कि जैसे कि पहले हम लोग बैंक जाते थे तो हमें सीधा बैंक जाना पड़ता था और वहीं पे आपको खाता खुलवाना पड़ता था, बट अब घर बैठे बैठे ई केवाईसी भी कर लेते हो, है ना। तो ये सारी सुविधा अब आपको घर बैठे बैठे एक तरीके से अवेलेबल हो गई है, डिजिटली एक्सेस हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई अब लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो चीजों को इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस कर पाए, और इस चीज के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि जो डिजिटल डिवाइड है, जो हमारे रूरल एरिया में जो हमारे भाई बहन है जो कि गरीबी की वजह से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उनके पास भी फोन होना चाहिए, इंटरनेट भी होना चाहिए, ताकि वो घर बैठे बैठे ही चीजों को एक्सेस कर पाए। प्लस आप जो भी नई स्कीम चलाते हो उसको मतलब एकदम इंटरनेट फ्रेंडली बनाना चाहिए, ताकि ज्यादा लोग उससे जुड़ पाए, है ना। तो राइट टू डिजिटल एक्सेस होना चाहिए, इसे डिफाइन कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 21। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिफाइन कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके अंदर में बहुत सारे राइट्स हैं, उसमें एक और राइट ऐड हो गया है, राइट टू आपका ऐड हो गया राइट टू डिजिटल एक्सेस। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। उससे पहले एक और चीज आपको ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है कि कौन कौन से ऐसे राइट है जो कि सिर्फ हमारे सिटीजन को ही अवेलेबल है ना। तो सिटीजन को कौन कौन से राइट्स अवेलेबल है ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, बट मैं एक बार रिवीजन के तौर पर आपको बता देता हूं। है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो 5 राइट जो है सिर्फ सिटीजन को ही सिटीजन पे ही लागू होते हैं, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। 15, 16 याद रहेगा, फिर 19, 29, 30, ठीक है। तो 15, 16 फिर सीधा 19, 15, 16, 17, 18 हटा दो, 19 के बाद सीधा 29, 30, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 जो राइट है वो सिर्फ सिटीजन के लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ राइट्स जो हैं वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे राइट्स एक बार आप आर्टिकल्स एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ये सिर्फ सिटीजन के पास अवेलेबल हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 which 2 Indian manuscripts were added to UNESCO's memory of the world register। अप्रैल 2025 में किस 2 भारतीय पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने आपको बताया था, उसी के टाइम पे मैंने आपको यूनेस्को के बारे में बताया था, है ना। आप वो सीरीज देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज मैंने चला रखी है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन यूनेस्को के बारे में अवेलेबल है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी बताई थी। अब देखना है आपको कि मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर क्या है, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर क्या है। तो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर जो है, ये प्रोग्राम जो है 1992 में स्टार्ट किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके तहत जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, जो एक तरीके से एंशिएंट विजडम जिसमें है, तो उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करना, ताकि वो एक तरीके से गायब ना हो जाए, पूरी दुनिया से एकदम से गायब ना हो जाए। जैसे कि अलग अलग जगह पे वॉर चलती रहती है, अभी यूक्रेन में वॉर चल रही है ना, तो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इन सबको बचाने का काम किसका है? यूनेस्को का है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, उसका काम है कि जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है उसको सेव रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें अभी 2 नए डॉक्यूमेंट ऐड किए गए हैं। कौन कौन से ऐड किए गए हैं? भगवत गीता एंड नाट्यशास्त्र, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भगवत गीता एंड नाट्यशास्त्र को ऐड किया गया है यूनेस्को
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इस बार 2025 के अंदर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2025 के अंदर भगवत गीता एंड नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है? इसे 1992 में लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ये एक प्रोग्राम है किसका? यूनेस्को का, जिसके तहत जो इंपॉर्टेंट एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा विजडम है, उन सारी जो डॉक्यूमेंट्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है, किसका काम? यूनेस्को का काम है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु बिकेम द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन Feb 2025। तो कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है। आपको पता है अरविंद केजरीवाल जो पहले सीएम रह चुके थे, वो अपनी सीट भी हार चुके हैं। इससे पहले जो सीएम थी वो कौन थी? आतिशी मार्लेना थी, है ना। तो रेखा गुप्ता जो है ये 4th वुमेन सीएम बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पहली कौन थी? पहली थी सुषमा स्वराज जी, जो कि काफी कम टाइम के लिए बनी थी। सेकंड नंबर पे बनी शीला दीक्षित जी, जो कि काफी टाइम तक रूल कर पाई। और थर्ड नंबर पे बनी आतिशी मर्लेना। ये वुमेन के बारे में बता रहा हूं। फोर्थ नंबर पे वुमेन कौन है? रेखा गुप्ता है, जो कि दिल्ली की सीएम बनी है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द ओनली सेकंड इंडियन लीडर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू टू विन अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो पहले तो कौन है? पहले तो ऑब्वियसली हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि लगातार तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन पाए थे। और अभी ये रिकॉर्ड किसके नाम पे हो गया? सेकंड नंबर पे तीसरी बार भी लगातार प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी बने हैं, आपको पता है ना। 2024 में इलेक्शन हुआ था, जिसमें फिर से नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, ये चीज आपको पता है। 2024 का जो इलेक्शन हुआ था वो कितने फेजेस में हुआ था? वो 7 फेजेस में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कितने फेजेस में? 7 फेजेस में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कितनी वुमेन एमपीज को चुना गया है? तो 74 वुमेन एमपीज को चुना गया है, जो कि पिछली बार से थोड़ा सा कम है। तो कितनी वुमेन एमपीज इस बार इलेक्ट होके आई हैं? 74 वुमेन एमपीज इलेक्ट होके आई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? अभी 18th लोकसभा चल रहा है। तो 18th लोकसभा में 74 एमपीज वुमेन एमपी चुन के आई हैं, जो कि 13.6% है। कितने परसेंट? 13.6% है। ये आपको ध्यान रखना है टोटल एमपीज के। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के राकीबुल हुसैन, क्या नाम है? राकीबुल हुसैन सबसे बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं, जो कि जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी? धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी आसाम में। आसाम की धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में राकीबुल हुसैन सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं मार्जिन से जीत के आए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले एमपी बन चुके हैं, है ना। रविंद्र वैकर, क्या नाम है? रविंद्र वैकर शिवसेना के, जो कि सिर्फ 48 वोट से जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट के क्या सिर्फ 48 वोट से जीत चुके हैं। कौन? रविंद्र वैकर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ यंगेस्ट एमपी जो चुन के आई हैं वो कौन कौन से हैं? पुष्पेंद्र सरोज हैं, संभवी चौधरी हैं, प्रिया सरोज हैं। ये आपको ध्यान रखना है। संभवी चौधरी कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई है? ये आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? 2024 में इलेक्शन हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। टोटल 7 फेजेस में ये इलेक्शन हुआ था। सबसे ज्यादा मार्जिन से कौन जीता? कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से व्यक्ति जीता? तो राकीबुल हुसैन जीता, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से था। और वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता? धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता, जो कि आसाम में है, ठीक है। फिर सबसे कम से कौन जीता? सबसे कम से जीता रविंद्र वैकर। कौन जीता सबसे कम से? रविंद्र वैकर, जो कि 48 वोट से जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे यंगेस्ट एमपीज कौन कौन से बने? पुष्पेंद्र सरोज, संभवी चौधरी और प्रिया सरोज। ये आपको ध्यान रखना है। और वुमेन एमपीज कितनी थी? वुमेन एमपी 74 थी, जो कि 13.6% है। कितने परसेंट? 13.6%। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है शोम्पेन ट्राइब के बारे में। ये ऐसी ट्राइब थी जिसने पहली बार 2024 के इलेक्शन में एक तरीके से पार्टिसिपेट किया है। तो शोम्पेन ट्राइब ने पहली बार 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। किसी लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया शोम्पेन ट्राइब ने पहली बार? कब? 2024 के अंदर। ये जो ट्राइब है ये कहां की है? ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। आपको ध्यान रखना है। इस बार एक और चीज खास थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि जो होम वोटिंग है उसको अलाउ कर दिया गया था। जो भी 85 ईयर से ज्यादा के लोग थे, जो भी 85 साल से ज्यादा के लोग थे, जो कि चलने में असमर्थ थे, उनके घर पे इलेक्शन कमीशन के लोग जाते थे और उनसे वोट लेकर आते थे, जो कि काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखोगे कि टोटल वोटर टर्नआउट कितना रहा है? ये रहा है 65.79%। कितना रहा है? 65.79%। ये जो सारे फैक्ट्स हैं, हर फैक्ट से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं, ठीक है। तो ये मत बोलना कि यार आपने बताया था सर मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक और चीज ध्यान रखो कि जब हमारा लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था तो उसी टाइम कुछ स्टेट के भी इलेक्शन हुए थे। कौन कौन से स्टेट के इलेक्शन हुए थे? आंध्र प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, उड़ीसा के और सिक्किम के इलेक्शन हुए थे। 4 स्टेट के इलेक्शन हुए थे हमारे लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ, ठीक है। अभी आपको पता है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में एक ही बार में सारे इलेक्शन हो जाए, तो उस पर भी बातचीत चलती रहती है ना। उससे रिलेटेड भी क्या बोलते हैं, कमेटी वमेटी भी बनी थी, है ना। हमारे पूर्व जो प्रेसिडेंट थे वो उसके अध्यक्ष थे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो इस बार जो 18th लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कौन कौन से स्टेट थे, कौन कौन से स्टेट के भी साथ में इलेक्शंस हुए थे। तो कौन कौन से स्टेट के हुए हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन जून 2024 एट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने जून 2024 में नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहां किया? तो ये तो सबको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहां है, राजगीर में, ये है ना। बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ताकि मैं बता पाऊं नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में। अब नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस को और थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, इसको फिर से इनॉग्रेट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, है ना। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ खास चीजें बताऊंगा, पर आपको पता होना चाहिए कि इसे आर्किटेक्ट किसने किया, इसके जो आर्किटेक्चर कौन रहे हैं, आर्किटेक्ट करने वाले कौन रहे हैं? तो आर्किटेक्ट करने वाले रहे हैं बीवी जोशी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीवी जोशी, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक तरीके से आर्किटेक्चर करने का काम किया है, किसका? न्यू नालंदा के कैंपस का, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ये जो नालंदा का जो कैंपस है, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था कुमार गुप्ता ने 427 कॉमन एरा सीई में, ये ठीक है। तो कुमार गुप्ता ने इसे बनाया था, गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता ने बनाया था 427 सीई में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसको ये 600 साल तक तो पूरी तरीके से फ्लरिश करा, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जो हमारे विद्वान थे, वो इसमें आकर पढ़े। उसके बाद क्या हुआ था, इसको बख्तियार खिलजी ने जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में था, उसने एक तरीके से खत्म कर दिया था 1205 एडी में। कब किया था? 1205 एडी में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1205 एडी में इसको बख्तियार खिलजी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में काम करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसको 19th सेंचुरी में फिर से फाउंड किया गया, किसके द्वारा? सर फ्रांसिस बुकानन द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? सर फ्रांसिस बुकानन द्वारा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इसको फिर से फाउंड किया गया था 19th सेंचुरी में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था कुमार गुप्ता ने, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। फिर उसके बाद 600 साल तक तो ये अच्छी तरीके से फ्लरिश करा, बट उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में था, उसने इसको नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी में सर फ्रांसिस बुकानन ने इसको फिर से ढूंढा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो न्यू कैंपस है वो कितने एकड़ में बना हुआ है? ये बना हुआ है 455 एकड़ में, ये भी चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो बीवी दोषी ने इसे बनाया है, ये चीज भी क्लियर आपको हो गई है ना। तो सारी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी है नालंदा के न्यू कैंपस के बारे में। इसे इनॉग्रेट किसने किया? इसे इनॉग्रेट किया ऑब्वियसली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा चीजों को समझते हुए चलना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोमिनेंट टीचर्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि नालंदा में पढ़ा चुके हैं, जैसे कि आर्यभट्टा, है ना, जो कि रिनाउंड मैथमेटिशियन माने जाते हैं एंड इन्वेंटर ऑफ जीरो माने जाते हैं। फिर नागार्जुना, फिर दिन्नाग धर्मपाला, ये सारे जो लोग हैं एक तरीके से प्रोमिनेंट टीचर्स रहे हैं कहां पे? नालंदा यूनिवर्सिटी में, ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। वैसे ही जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी थी, वैसे ही तक्षशिला भी थी, है ना। तक्षशिला भी थी जो कि अभी कहां पे है? पाकिस्तान में है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। विक्रमशिला कहां पे है? विक्रमशिला भी एक यूनिवर्सिटी थी जो कहां पे है? भागलपुर बिहार में है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उदांतीपुरी, ये भी कहां पे है? ये भी बिहार के अंदर में ही है। नागार्जुना कोंडा, ये कहां पे? आंध्र प्रदेश में है। और वल्लभी के बारे में आपको पता होगा, गुजरात में। और जगतदिल्ला के बारे में आपको पता होगा, बांग्लादेश में, ठीक है। तो तक्षशिला कहां हो गया? पाकिस्तान में। विक्रमशिला भागलपुर बिहार में। उदांतीपुरी बिहार में। नागार्जुना कोंडा साउथ से, आपको समझ में आ रहा है साउथ का कोई स्टेट है तो आंध्र प्रदेश है। और वल्लभी आपको पता है गुजरात में। और जगतदिल्ला कहां पे है? बांग्लादेश में है। ये सारी यूनिवर्सिटी पहले पुराने ओल्ड यूनिवर्सिटी रह चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा फेमस रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नालंदा तो आपको पता ही है बिहार के राजगीर में है, ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। सारी चीज आई थिंक आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। आज के सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां से देखने वाले हैं। जो क्लासेस हैं वो रेगुलर आएंगी और इकोनॉमी की भी मैं जल्द क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ताकि हम लोग
एक तरीके से 10 डेज के अंदर सारे जो करंट अफेयर्स है उसको कम से कम देख पाए। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप उसको शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो।